नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं सुचित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धुरीना ऐप एंड जीएस विद करण चौधरी सर पे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया की बेस्ट सेलर जो टीम है, बेस्ट सेलर जो बुक की जो टीम है, जो मिस्टर करण सर है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा एक बैच अनाउंस किया है जो कि यूपीएससी पीएफओ का बैच है, 2020 का बैच है। बहुत ही प्यारा बैच है और इंडिया की जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है इस चीज को पढ़ा रही है। तो आप सभी लोग इस चीज के लिए काफी ज्यादा लकी भी होंगे। और साथ के साथ मैं आप सभी को बताना भी चाहता हूं कि इस बैच की जो ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो 3000 रुपए है, बट ये होली मिलन समारोह के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ऑफर हम सब लोगों ने दिया है। मात्र इसकी कीमत हम लोगों ने सिर्फ 2000 रुपए रखी हुई है। तो इस बैच का जो लिंक है पर्टिकुलर इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर साथ के साथ अगर हम बात करें आज की क्लास में हम कंप्लीट सिलेबस के साथ हम इसके कंप्लीट स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। और मैं एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक भी लूंगा और उस टॉपिक को काफी बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और साथ के साथ आप लोगों को काफी मजा भी आएगा उस टॉपिक को। ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि जिस सब्जेक्ट को मैं लेके चलूंगा उसको मैं आपको कंप्लीट एंड 100% मैं आपको सिखा के जाऊं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि काफी टिपिकल सब्जेक्ट है, काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे बेहतरीन ट्रिक हैं, बहुत सारी अपनी स्ट्रैटेजी है जिससे कि आपको मैं चुटकियों में सारी चीजें सिखा दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्या है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सिलेबस की, तो हम सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर डिस्कशन करना चाहेंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, क्या इसकी पर्टिकुलर वेटेज है। तो सबसे पहले आप लोग के स्क्रीन के सामने मेरे हिसाब से मुझे पता है कि सिलेबस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो सिलेबस है यूपीएससी पीएफओ का। सर सिलेबस लगा दीजिए एक बार जल्दी से। तो आप सब होपफुली सिलेबस देख पा रहे होंगे और सिलेबस को फिर मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ, डिस्कस भी करूंगा और साथ के साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि सिलेबस में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक कितना ज्यादा पूछा जाएगा, जिससे कि आपको भी पढ़ने में उस टॉपिक को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैं एक अकाउंट्स का टीचर हूं और मैं आप सभी लोगों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, तो आप सभी लोगों के सामने इस अकाउंट्स का सिलेबस बिल्कुल सामने दिख भी रहा है। तो ये कुछ ऐसे 5 से 7 टॉपिक हैं जिसको हमें बड़े डिटेल में डिस्कशन करना है। सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग ये सीखते हैं, देखो सिंपल सी बात है, इसको सीखने का एक छोटा सा मैं बताता हूं हम इसको सीखते क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, आपके अपने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे? बोलो बिल्कुल हाँ। अच्छा सिंपल सी बात है, कोई भी दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान के लाइफ का कुछ प्रिंसिपल होता है। इट मींस दैट क्या कि अगर हम उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो सिंपल सी बात है हमें सक्सेस जरूर मिलती है। इस तरीके से अगर हमें अकाउंट सीखना है तो अकाउंट्स को सीखने के लिए कुछ ऐसे जनरल गाइडलाइंस है, कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें सीखना पड़ेगा। काफी कंसेप्चुअल अप्रोच है, बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है, उनको सीख के हम लोग अपना ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग काफी सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल टॉपिक है। देन इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो हमारा है एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा वेटेज हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम लोग क्या सीखते हैं? देखो इसमें हम लोग ये सीखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैंने आपको आज 10,000 रुपए दिया, तो आप सिंपल सी बात आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगी कि अगर सर ने हमें 10,000 रुपए दिया तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं रिकॉर्ड भी कर लूं। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अगर 10,000 रुपए अगर आप लोग कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे, इट मींस दैट कि हमारे और आपके बीच में क्या हुआ? बोलो ट्रांजेक्शन हुआ। उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? बोलो कि हम हाँ, उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे? बोलो हम लोग एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी करेंगे। और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाए, एक पर्टिकुलर टेक्निक होगा, एक साइंटिफिक मेथड होगा। तो साइंटिफिक मेथड मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि वो साइंटिफिक मेथड और वो साइंटिफिक टेक्निक है क्या। तो इस पूरी चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस में। देन हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि हर एक कंपनी को बनाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट सीखे जाते हैं। मैं आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, 3 अकाउंटिंग होता है, उन सबको हम लोग सिखाएंगे। और साथ के साथ जो भी आपके टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारे टॉपिक्स हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जर्नल्स भी है, लेजर्स भी है, ट्रायल बैलेंस भी है, ठीक है। जर्नल होता क्या है, एक फर्स्ट स्टेज होती है हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस को, कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजेक्शंस को किस तरीके से हम लोग पहले स्टेज पे रिकॉर्ड करते हैं, और साथ के साथ हम किस तरीके से हम लोग एंट्री पास करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, क्या उसका अकाउंटिंग इफेक्ट होगा, वो सारे डिस्कस करेंगे। साथ के साथ स्पेशल जर्नल पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से पूरे कंप्लीट अकाउंट्स के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपीएससी जो ईपीएफओ का जो बैच है, इस बैच में जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो वेटेज है वो आपका पूरा का पूरा 15 मार्क्स कवर करता है। 15 मार्क्स बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस कवर करता है। 15 क्वेश्चंस आने की संभावना होती है पूरे हमारे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम को क्रैक करने में बहुत मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा साथ देंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे। छोटे से चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि इसकी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी आपकी पढ़ाने की, जिससे कि आपको थोड़ा सा मजा आए कि आप जो बैच ज्वाइन करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उस बैच की पढ़ाई करेंगे। देखिए होता क्या है कि स्ट्रेटेजी हर एक इंसान तैयारी करता है, हर एक कैंडिडेट तैयारी करता है, जिसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वही सिलेक्शन पाता है। तो स्ट्रेटेजी सबसे बहुत बड़ी बात होती है। देखिए हम लोग जो स्ट्रेटेजी जो करने लग रहे होंगे वो इस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास में मैंने एक छोटा सा टॉपिक मैंने आप सभी को पढ़ाया। जैसे ही मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आया होगा हैंड टू हैंड साथ के साथ हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि साथ के साथ हमने टॉपिक भी किया, साथ के साथ उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज भी है हमने वो भी कर लिया। तो इससे क्या होगा कि हम लोग साथ के साथ हम लोग उस पेपर को टचअप भी करने लग रहे होंगे। देन फिर हम लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्या होगा कंप्लीट हमारी तैयारी हो जाएगी। और हम लोग रिविजन जल्दी से जल्दी हम लोग इसको खत्म करते हुए हम लोग कंप्लीट एक रिवीजन भी हम लोग इस चीज को करेंगे, जिससे कि आपका जो कंप्लीट जो फंडामेंटल्स है अकाउंटिंग का वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। और आज का जो एक बहुत अच्छा सा जो टॉपिक है वो हमारा है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आज का जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। आज मैं आप सभी की क्लास में ये एक बहुत प्यारा सा जो चैप्टर है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट मैं आप सभी के सामने मैं पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट देखिए होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए और फिर हम लोग अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में भी आ जाए। तो अगर हम बात करें रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट की, तो ये होता क्या है, एक छोटी सी स्टोरी समझो। छोटी सी स्टोरी का मतलब है क्या, मान के चलो मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा या मैंने बोला कि एक्स कोई पर्सन है, एक्स ने कोई कंपनी खोली एक्स लिमिटेड नाम की, ठीक है। एक्स कोई पर्सन है, एक्स ने कोई कंपनी खोली एक्स लिमिटेड नाम की। अब इस कंपनी ने क्या किया, इसने सेल किया, मैंने बोला सेल किया, और किसको सेल किया बोलो, एक राम पर्सन है उसको सेल किया। और कितने रुपए का सेल किया उसने, 1000 रुपए का कोई सामान सेल किया, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट ये आया कि भाई सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स किसी सामान को बोल दिया, ठीक है, टू राम ₹1000, ठीक है। अच्छा किसने सेल किया है मुझे जल्दी से बताइए। हम बोल सकते हैं क्या, किसने सेल किया है, इस कंपनी ने सेल किया, जिस कंपनी का नाम था क्या बोलो, एक्स लिमिटेड। तो हम लोगों ने एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा एक स्टेटमेंट हमारा यहां से तैयार हुआ इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कि एक्स लिमिटेड सेल्स ऑफ गुड्स टू राम ₹1000। एक्स लिमिटेड ने गुड्स सेल किया 1000 रुपए का, किसको, राम को सेल किया। अब अगर मैं बोलूं कि इसको चलिए आप कहीं ना कहीं क्या करिए बोलो, रिकॉर्ड करिए मतलब क्या, कहीं ना कहीं इसको आप अपने दिमाग में बिठाइए। दिमाग में मतलब क्या, कहीं ना कहीं आप इसको राइटिंग में लिखिए।
तो आप तो बस क्या करेंगे भैया, एक कॉपी खोलेंगे, कॉपी लिख देंगे क्या 1000 रुपये और यहाँ लिख देंगे क्या राम, सॉरी 1000 रुपये और लिख देंगे क्या राम। बट ये सही तरीका नहीं है। अगर हम इसको अकाउंटिंग की भाषा में लिखें, अगर हम लोग इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखें, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे वो आज हम तरीका सिखाएंगे आप सभी लोगों को। देखो ये हुआ क्या, ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, बोलो हाँ या ना। एक्स लिमिटेड एक कोई आर्टिफिशियल पर्सन है और ये एक ह्यूमन मेड या मैन मेड पर्सन है। इट मीन्स दैट कि एक पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन हुई, बोलो हाँ या ना। ये एक ट्रांजेक्शन है, बोले जल्दी से। ये दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे साथ बोलोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए ये एक एक्स लिमिटेड और ये एक राम, दो पर्सन के बीच में क्या हुआ, बोलो जल्दी से, एक ट्रांजैक्शन हुआ। इस ट्रांजैक्शन को मैं क्या करूंगा, इस ट्रांजैक्शन को मैं कहीं ना कहीं क्या करूंगा, बोलो रिकॉर्ड करूंगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। सर अगर इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, बस वही हमारा यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो कम से कम 2 प्लेस पे रिकॉर्ड करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं 2 जगह रिकॉर्ड होती है। हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड होती है, बोले जल्दी से, 2 जगह रिकॉर्ड होती है। या हम लोग बोले कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें 2 चीजें को जरूरत पड़ती है, और वो जो 2 चीजें हैं, या तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करें या तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। समझो मेरी बात को ध्यान से। मेरा कहने का मतलब है क्या कि ये अगर कोई ट्रांजैक्शन है एक्स लिमिटेड सेल्स टू राम, इसमें से 2 पर्सन है, एक ये पर्सन और एक ये पर्सन। इनमें से या तो एक्स लिमिटेड डेबिट होगा या तो एक्स लिमिटेड क्रेडिट होगा, ठीक है, या तो राम डेबिट होगा या तो राम क्रेडिट होगा। बट हमारे दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि सर आप मुझे जल्दी बता दीजिए कि इसमें एक्स लिमिटेड डेबिट होगा या राम डेबिट होगा, या राम क्रेडिट होगा या राम डेबिट होगा। आप लोगों के दिमाग में जरूर ये बात घूम रही होगी, और यही जो जानना हमें रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट सिखाता है। देखो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि दुनिया का चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, चाहे बैंकिंग का कोई ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हम उसको जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हमने इस तरीके से नहीं रिकॉर्ड करना, हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, ठीक है। और जो हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में जो रिकॉर्ड करते हैं, उसको सीखने के लिए सिंपल सी बात है, हमें रूल्स सीखना पड़ेगा। रूल्स नहीं सीखना पड़ेगा, बोलो, हमें ये तरीका सीखना पड़ेगा, हमें वो नियम सीखना पड़ेगा जिस नियम से हम ये जान सकें कि किस चीज को हम डेबिट करें और किस चीज को हम लोग क्रेडिट करें। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें ये रूल पता लग जाएगा कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस ट्रांजैक्शन को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े ही प्यारे तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। बोलो है या ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो चलिए आइए हम इस रूल को काफी बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का हमारा मोटो यही है कि आज मैं आप सभी लोगों को इतना बेसिक, इतना फंडामेंटल मैं चीजें सिखाना चाहता हूं, और मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मानिए या ना मानिए, अगर आपको 15 मार्क्स पूरा का पूरा गेन करना है, फुल बता रहा हूं मैं, अगर 15 मार्क्स अगर गेन करना है, तो जिस भी प्यारे दोस्त का मेरे अगर ये जनरल रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अगर क्लियर नहीं हुआ, तो मैं चैलेंज देके कह सकता हूं वो कभी भी 15 मार्क्स गेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज, मैं ये भी चैलेंज देके कह सकता हूं उसको आने वाले कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। देखिए, आपको थोड़ी देर के लिए मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, मगर मैं आपको बहुत सच बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम अकाउंट क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होगा, उसका नियम जो होगा, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे। और अगर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, हमें उसका नियम ही नहीं पता होगा, तो हम कैसे हम आगे इस 15 मार्क्स की तरफ बढ़ पाएंगे, कैसे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाएंगे। तो ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अगली वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग पहले रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पे जाइए। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को काफी डिटेल में देखिए, अच्छे से देखिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो पहले मुझे कमेंट करके मुझे फिर बताइए भी। और अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई भी जो जनरल अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स आप लोगों से जो पूछा जाता है यूपीएससी पीओ एग्जाम में, आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है।
चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इस चीज को रफ करते हुए हम लोग अपनी आगे चीजों को बढ़ाते हैं। देखिए, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट की अगर हम बात करें, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें हम लोग, तो यहां पे अगर देखा जाए, मैंने बताया कि जो ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, दुनिया का चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मैंने क्या बोला, दुनिया का चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम या तो डेबिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करें या तो हम लोग उसको क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करें। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अरे सर अगर डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे तो एक बात तो बताओ, दीवार पे रिकॉर्ड करेंगे या कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे हमें ये डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाई देता है? तो जिस प्लेस पे डेबिट और क्रेडिट दिखाई देता है उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं मेरे साथ, बोलो जल्दी से, अकाउंट। इट मीन्स दैट कि मैंने ये जो सीरीज जो बनाई है काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से किस तरीके से ये जो सीरीज बनाई है, कोई भी दुनिया का ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, वो डेबिट एंड क्रेडिट कहाँ दिखेगा, किस प्लेस पे दिखेगा? वो दिखेगा बताओ हमारे अकाउंट पे दिखेगा। मेरी बात आई समझ में? बड़ा ही मुझे लगता है कि आप सबको मजा आ रहा होगा। आप जरूर पूछेंगे सर ये अकाउंट दिखता कैसा है? अगर अकाउंट दिखेगा तो अगर अकाउंट जो है ये प्लेस वो दिखता कैसा है? सर ये जो अकाउंट जो प्लेस है वो बिल्कुल इस तरीके से दिखता है, टी शेप में। देखो मैंने कैसा बना दिया, तो बोलो जल्दी से, टी शेप में। अकाउंट ये जो प्लेस है वो टी शेप में दिखता है। अच्छा सर ये टी प्लेस में दिख तो गया, मगर यहाँ डेबिट और क्रेडिट नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ है? अरे सर बिल्कुल, जो डेबिट साइड होती है वो होती है लेफ्ट साइड, और जो क्रेडिट साइड होती है वो राइट साइड। बोलो हाँ या ना? और एक बात बता दो सर मैं आपको, ये जो मैंने लिखा डेबिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीआर डॉट। बोलो हाँ या ना? और जो क्रेडिट होता है, क्रेडिट को लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे CR डॉट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्रेडिट रजिस्ट्रार। इसको बोलते हैं डेबिट रजिस्ट्रार। ध्यान रखना, डीआर डॉट को हम लोग बोलते हैं क्या? डेबिट रजिस्ट्रार। ध्यान रखना, रजिस्ट्रार, ठीक है। और जो CR डॉट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रेडिट रजिस्ट्रार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताइए। होपफुली इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जो अकाउंट है, जो प्लेस जिस प्लेस पे दिखता है उसको हम लोगों ने टी शेप में बोला। और टी शेप में मैंने ये भी बताया कि कहाँ दिख रहा है ये अकाउंट, तो लेफ्ट साइड को डेबिट बोलेंगे, राइट साइड को हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में जितने लोग भी डेबिट होना चाहेंगे मैं उन सबको इस साइड लिख दूंगा, जितने लोग भी क्रेडिट होना चाहेंगे मैं उस ट्रांजैक्शन को इस साइड लिख दूंगा। मेरी बात आ रही है समझ में? और फिर इसके बाद हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो बोलिए सर यस सर, मुझे बात समझ में आई है। फिर मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके बढ़ाता हूँ। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या बातें समझ में आई है या नहीं। ठीक है, चलिए मैं इस चीज को अब रफ कर देता हूं। अब देखिए, हम ये जो अकाउंट है, जिस प्लेस पे डेबिट और क्रेडिट दिखता है, जिस प्लेस पे हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, वो प्लेस अकाउंट जो है वो दो टाइप्स का अकाउंट होता है। दो टाइप्स का, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ जल्दी से। एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से मेरे साथ, इम्पर्सनल अकाउंट। बोलिए जल्दी से, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, एक तो हो गया क्या हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या हो गया, बोलो इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए इम्पर्सनल अकाउंट जो होगा उसका दो भाग होता है, दो क्लासिफिकेशन होगा। एक होता है हमारे पास रियल अकाउंट, ठीक है, और एक होगा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। एक होगा रियल अकाउंट और एक होगा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ में?
और फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो पर्सनल अकाउंट है, ये अपने आप में सोल अकाउंट है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अकाउंट है, अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट में। चलिए मेरे साथ जल्दी से नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद फिर हम आगे इस चीज को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको पता लग गया होगा कि पर्सनल और इम्पर्सनल होता क्या है, अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग पर्सनल और इम्पर्सनल के जो रूल्स हैं, किस तरीके से हम लोग इनको क्लासिफाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इम्पर्सनल अकाउंट सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इम्पर्सनल अकाउंट सिखाना चाहता हूँ। इम्पर्सनल अकाउंट अगर आप लोग सीख लेंगे तो आप सभी लोगों को बिल्कुल ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में जो सबसे पहला है वो हमारे पास था रियल अकाउंट। क्या था, बोलो जल्दी से मेरे साथ, रियल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट होता क्या है? देखिए, रियल अकाउंट होता क्या है, रियल में वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल क्या हो, बोलो जल्दी से, रियल हो। इट मीन्स दैट कि इट इंक्लूड्स, ये सारी चीज़ें क्या इंक्लूड करती है, बोलो, ऑल टेंजिबल, बोलो मेरे साथ, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अभी मैं समझाऊंगा भी, दो तीन चीज़ें बड़ी टफ चीज़ें यूज हो गई हैं। इस रियल अकाउंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, बताइए जल्दी से। इट इंक्लूड्स ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। आप बिल्कुल सोच रहे होंगे सर कि क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने एकदम से इंग्लिश में। मैं बताता हूं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने लिखा क्या, टेंजिबल। क्या लिखा, बोलो जल्दी से, टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या, जिसको हम लोग फिजिकली छू सकते हैं, जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। मैं अपने शर्ट को फिजिकली टच कर सकता हूँ, बोलो हाँ है ना। तो ये शर्ट मेरा टेंजिबल है। अच्छा ठीक है, मैं इस बोर्ड को टच कर सकता हूँ, बोर्ड मेरा टेंजिबल है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझाया क्या कि टेंजिबल मतलब होता है क्या, दुनिया की वो सारी चीजें जिसको हम फिजिकली तरीके से टच कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट क्या, वो टेंजिबल है। बोलो हाँ या ना। अगर हम बात करें इनटेंजिबल की, तो इनटेंजिबल होता क्या है, इनटेंजिबल मतलब कि जिस भी चीज को अगर हम टच ना कर सकें, जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, तो वो इनटेंजिबल होता है। जैसे आप सभी को मैं बताऊं कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी सर्विसेज को आप टच कर सकते हो क्या? बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं टच कर सकता। इट मीन्स दैट जो टीचिंग सर्विसेज है कैन नॉट बी टच्ड, ओनली फील, हम लोग फील कर सकते हैं। इस तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया और ट्रेडमार्क हो गया। ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि हमारे इनटेंजिबल हैं। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल होपफुली आप सभी को पता लग गया होगा। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो मैंने सेकंड जो वर्ड लिखा है वो हमने लिखा है क्या है, बोलिए, एसेट्स लिखा हुआ है। ये वर्ड लिखा हुआ है एसेट्स, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये एसेट्स होता क्या है। देखिए, एसेट्स मतलब होता है दुनिया की वो सारी चीजें जिस चीज पे हमारा मालिकाना हक हो जाए। क्या हो जाए, मेरे साथ बोलो जल्दी से। दुनिया की वो सारी चीजें जिस चीज पे हमारा मालिकाना हक हो जाए वो मेरी एसेट्स कहलाती है। बोलो हाँ या ना। अगर हम बात करें कि ये जो शर्ट मैंने जो पहन रखी है, आप मुझे बताइए ये शर्ट किसका है? शर्ट सिंपल सी बात है वो मेरा है। इट मीन्स दैट इसका ऑनर मैं हूं। इसका ऑनर मतलब मैं हूं, इसका मतलब क्या हो, ये शर्ट मेरी एसेट्स है। बोलो हाँ या ना। जो आपके हाथ में जो बोल सकते हैं, आप जिस टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं वो जो फर्नीचर है वो फर्नीचर आपका है, इसका मतलब वो आपकी एसेट्स है। तो दुनिया की वो सारी चीजें जो जिस चीज पे हमारा अधिकार हो जाए, मालिकाना हक हो जाए, वो मेरी एसेट्स कहलाती है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से थंबनेल करिए और बोलिए यस सर बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मालिकाना हक बनाना वो मेरा एसेट्स तो कहलाता है, बट इसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है, इसका एक और रूट होता है। वो क्या होता है, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वो सारी चीजें जो जिस चीज पे हमारा मालिकाना हक भी हो और हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करे। मैंने क्या बोला, एक वर्ड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लंबे समय तक हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो मेरी एसेट्स होती है। तो जो भी चीजें दो चीजों को क्लासिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आइसक्रीम मैंने खरीदा, तो जो अगर मैंने जिस चीज को खरीद लिया तो मेरा एसेट्स हो गया। आइसक्रीम को खरीदते ही मेरा भाई वो तो एसेट्स हो गया ना।
तो एक बात बताओ, उस पे आइसक्रीम पे तो मेरा अधिकार है, तो क्या वो मुझे बहुत लंबे समय तक बेनिफिट देगा? क्या बिल्कुल भी नहीं देगा। वो 10-5 मिनट तक रहेगा, इसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो वो मेरा खर्चा हो जाएगा, वो मेरा खर्चा है, वो मेरा एक्सपेंस है, मेरी एसेट्स नहीं होगी। अगर मैं यही चीज, अगर मैं एक मान के चलो सिलाई मशीन, या हम लोग बोलते कोई मशीन, मैं अपने वॉशिंग मशीन लेके आया, मैं अगर मैं अपने घर में वॉशिंग मशीन लेके आया, तो भाई मैंने परचेस की, उस वॉशिंग मशीन पे मेरा अधिकार हो गया। वो वॉशिंग मशीन के 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। वो मुझे कम से कम 5-6 साल तक मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो वॉशिंग मशीन मेरी एसेट्स हो जाएगी। तो एसेट्स मतलब क्या, जब भी दिमाग में आए तो ऐसी कोई भी चीज़ सर जिस चीज़ पे मेरा मालिकाना हक हो। दूसरा चीज़ क्या, ऐसी वो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो मेरी एसेट्स कहलाती है। एसेट्स की कई क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग आगे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। बट अभी आप सभी लोगों को बस एसेट्स के बारे में जानना जरूरी है। होपफुली आप सभी लोगों को एसेट्स का मतलब पता लग गया होगा, क्योंकि एसेट्स को काफी हमने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि एसेट्स का क्लास, सारी जो चीजें हैं ना, वो यहाँ पे रियल अकाउंट में बिलोंग करती हैं। अगर हम बात करें कि इस रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में होता क्या है, रियल अकाउंट में सारी टेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड होती हैं और इनटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड होती है। तो अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने लिखा, मैं इसे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक ट्रांजेक्शन, वो मैंने ट्रांजेक्शन लिखा क्या, मैं लिखा कि सेल ऑफ गुड्स ₹10,000, ठीक है, या सेल ऑफ फर्नीचर लिखता हूँ मैं, सॉरी, सेल ऑफ फर्नीचर ₹10,000 इन कैश। हमने कैश में 10,000 रुपये का जो फर्नीचर है वो हमने बेच दिया। अब सिंपल सी बात बताइए, आपके दिमाग में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि सर हम इसको, इस ट्रांजेक्शन को, ये सिंपल सी बात है, आप सभी को दिख भी रहा होगा, ये एक बहुत प्यारा सा ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कैसे करूं? बोलो हाँ है ना। मैंने आप सभी को बताया था, अगर कोई भी दुनिया का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उस ट्रांजेक्शन को मुझे क्या करना है, बोलो जल्दी से, रिकॉर्ड करना है। और मैंने अभी बताया था, जो रिकॉर्ड जो करते हैं, या तो हम डेबिट के फॉर्म में करेंगे, या तो हम किसके फॉर्म में करेंगे, बोलो क्रेडिट के फॉर्म में करेंगे। और जिस प्लेस पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो अकाउंट बोलते हैं। ये जो सीरीज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो सीरीज आप बस अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर हम बात करें, अगर 10,000 जो है, ये जो फर्नीचर है 10,000 रुपये का बेचा है। अगर मान के चलो, मैं अपनी ही बात करता हूँ, सुचित, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम सुचित है। अगर मान के चलो मैंने 10,000 रुपये का जो सामान है वो कैश में बेचा है, आप फर्नीचर जो है वो बेचा है। अच्छा, फर्नीचर जब मैंने बेचा नहीं था, उस फर्नीचर पे मेरा हक था, मेरा अधिकार था, वो मेरी एसेट्स थी, नहीं थी? बोलो हाँ, बिल्कुल थी। फर्नीचर मेरी एसेट्स थी। अब इसके बाद जैसे ही मैंने बेच दिया किसी को, तो वो कैश मेरे पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो कैश, उस कैश पे जो मेरे पास आया है उस पे किसका अधिकार है? जी, मेरा अधिकार है। तो कैश मेरे पास आया है, बिल्कुल सही बात है। और फर्नीचर जो है वो मेरे पास से चला गया, मतलब कैश नाम की एक एसेट्स मेरे पास आई है और फर्नीचर नाम की एसेट्स मेरे पास से गई है। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि कैश नाम की एसेट्स मेरे पास आ रही है और फर्नीचर नाम की एसेट्स मेरे पास से जा रही है। इनमें से डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, ये बात जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कैश और फर्नीचर में से, तो रियल अकाउंट का एक रूल होता है। रियल अकाउंट का क्या होता है, जल्दी से बताइए। एक बड़ा ही प्यारा रूल होता है, और उस रूल को मैं आपको बताऊं तो रूल ये है कि डेबिट उन सबको कर दो जो हमारे पास चीज आ रही हो। बोलो जल्दी से, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट उन सबको कर दो, क्रेडिट उन सबको कर दो जो भी हमारे पास से चीजें जा रही हूं, गोज आउट। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से थंबनेल दिखा दीजिए जल्दी से। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप मुझे बताइए, अगर हमने सामान जो फर्नीचर है, अगर हमने 10,000 रुपए कैश में बेचा है, तो इस स्टेटमेंट से आप सभी को पता लग रहा होगा कि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश नाम की एसेट्स हमारे पास आ रही है और फर्नीचर हमारी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे क्या, एज अ डेबिट, और जो फर्नीचर है हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे क्या, क्रेडिट कर देंगे।
क्यों? क्योंकि अगर कैश हमारे पास आ रही है तो रूल ये कहता है कि सर डेबिट उसको कर दो जो आ रही हो, रूल ये कहता है कि क्रेडिट उसको कर दो जो चीज हमारे पास से जा रही हो। तो होपफुली ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ रूल है, किस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को हमने डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होपफुली आप लोगों को मजा आ रहा होगा, किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से आपको जानना है, सारी चीजें बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पता लग रही होगी। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। हो अच्छा, मुझे लगता है आपको डेबिट वॉट के बाद दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेबिट वॉट के बाद है डेबिट वॉट कम्स इन है, और क्रेडिट वॉट फिर गोज आउट। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो बोलिए यस सर। ठीक है, कोई ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं एक और ट्रांजेक्शन लिखता हूं और फिर उस ट्रांजेक्शन को मैं फिर से समझाऊंगा, और जो तीसरा जो ट्रांजेक्शन होगा मैं आप सभी लोगों से फिर मैं पूछूंगा मैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो दूसरा जो ट्रांजेक्शन है, दूसरा जो ट्रांजेक्शन मैंने लिखा परचेज ऑफ मशीन रुपीज 1 लाख। ठीक है, इन कैश, हमने कैश में मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले वाले सवाल में तो हमने क्या किया था, बोलो जल्दी से। पहले वाले सवाल में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था सेल्स का, अब इसमें हम लोग खरीद रहे हैं। मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए मेरे जेब में पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया बोलो कि कैश में मैंने 1 लाख रुपए का जो सामान है वो मैंने क्या कर दिया बोलो, खरीद लिया। तो मेरे पास से कैश जाएगा, अरे बोलो हाँ है ना, और मेरे पास मशीन जो है वो आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, अगर कैश मेरे पास से जाएगा और मशीन हमारे पास से आएगी तो रूल मैंने क्या बोला था बोलो, रूल मैंने ये बताया था कि डेबिट उन सबको कर दो जो भी चीज हमारे पास आ रही हो, और क्रेडिट उन सबको कर दो जो चीज हमारे पास से जा रही हो। अच्छा चलो जल्दी से मुझे इन सबका इसी पे इम्प्लीमेंटेशन दिखा दो। तो परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 1 लाख इन कैश, तो जैसे ही बात बताओ मेरे पास आ क्या रहा है सर, अगर हम परचेस करेंगे तो सर मशीन नाम की एसेट्स आ रही है, और जो हमारे जेब में कैश रखा हुआ था जिस पे मेरा अधिकार था वो जा रहा है। सर अगर मशीन आ रहा है तो मशीन को क्या कर दो बोलो जल्दी से, डेबिट कर दो। बिल्कुल सही बात है। और जो सर कैश है वो क्रेडिट कर दो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी सर, बिल्कुल एक बात जरूर आ रही है सर, वो ये कहोगे सर एक बात बताओ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया और मशीन को डेबिट कर दिया, ये भी तो बात वही पड़ी, बस मैंने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। बट बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भैया एक बात बताओ कि जो सीढ़ी जो चलते हैं हम लोग भाई सीक्वेंस वाइज चलते हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ठीक है, इस तरीके से चढ़ते हैं ना। अगर चढ़ने वाली बात आ गई इसका मतलब क्या है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस जो ये कहता है कि जो पहले डेबिट होगा फिर हम क्रेडिट होगा, हम लोग सबसे पहले डेबिट करते हैं फिर हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो दैट सीक्वेंस इज करेक्ट, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को भी अपने एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ को भी आपको एग्जाम में देखना है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। होपफुली ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आप सभी लोगों को स्क्रीन पे समझाया है, दोनों एग्जाम्पल्स आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे थंबनेल करके मुझे बताइए, और मुझे फिर बताइए कि इस चीज़ को, अगर इस चीज़ में ज़रा सा भी कोई भी दिक्कत है तो चलिए बताइए। चलिए होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अगले और बेहतरीन से कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए, जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाएगा कि चीज़ें होने के अलग रही हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं 3rd एग्जाम्पल। ठीक है, मैं बस 5 एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो तीसरा जो एग्जाम्पल होगा वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल 3rd ये है
कि मैंने लिखा सेल ऑफ मशीनरी ₹5 लाख इन कैश। ठीक है, 5 लाख की जो मशीनरी है हम लोग कैश में बेच रहे हैं। तो एक बात बताओ, जैसे ही हम लोग कैश में बेचेंगे तो रूल क्या कहता है भाई कि जिस चीज़ को जब बेचोगे इसका मतलब क्या, कैश हमारे पास आ रहा है और जो मशीन नाम की जो एसेट्स है वो जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जो डेबिट उन सबको कर दो जो भी चीज़ हमारे पास आ रही हो। अच्छा, क्रेडिट उन सबको कर दो जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही हो। बार बार रूल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको रूल ही साथ देगा और दुनिया का कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा। ध्यान रखना, रूल याद है, सब कुछ याद है, नहीं याद है तो कुछ याद नहीं है। सेल ऑफ मशीनरी, अगर हमने मशीनरी बेचा है तो सिंपल सी बात है, कैश हमारे पास आया होगा तो कैश को क्या कर दिया, बोलो जल्दी से, हमने डेबिट कर दिया। और अगर हमारे पास मशीन हमारे पास से जा रही है तो मशीनरी को हमने क्या कर दिया, बोलो क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट अगर लिखना चाहे तो आप 5 लाख और 5 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। ज़रा सा भी दिक्कत है तो मुझे बताइए सर, प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकूँ, उस चीज़ को मैं दोबारा आप सभी को समझा सकूँ। सो चलिए, हम लोगों ने होपफुली रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट के क्या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस होते हैं, रियल अकाउंट के ट्रांजेक्शंस को किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो सेकंड जो अकाउंट है, हम लोग आज सेकंड अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे और सेकंड अकाउंट को मैं आज आप सभी लोगों के सामने पढ़ाता हूं। इम्पर्सनल अकाउंट जो है, देखिए हमने इम्पर्सनल अकाउंट का जो सेकंड अकाउंट है, अब हम लोग सेकंड अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इम्पर्सनल अकाउंट का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, हमारा रियल अकाउंट हो गया और दूसरा जो है हमारे पास वो है नॉमिनल अकाउंट। बोलो मेरे साथ, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट को देखेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, वो बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। देखिए होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट में जो 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास, 4 चीज़ें। एक होती है एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस के खर्चे हों, जो भी बिजनेस के घाटे हों, लॉसेस, जो भी बिजनेस के इनकम हो, ठीक है, जो भी बिजनेस के गेन्स हो। तो जो भी हम ये 4 चीज़ें अगर कुछ कहीं भी आपको दिखता है तो आप नॉमिनल अकाउंट में जाके रिकॉर्ड कर देना। कहाँ रिकॉर्ड कर देना, बोलो नॉमिनल अकाउंट में। अब अगर हम बात करें इस नॉमिनल अकाउंट के रूल की, तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल ये कहता है कि सर डेबिट उन सबको कर दो जो भी आप सभी के क्या हैं, बोलो मेरे साथ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं। बोलो मेरे साथ, है ना, डेबिट उन सबको कर दो जो आप सभी के क्या है, बोलो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। और क्रेडिट उन सबको कर दो जो भी आपकी इनकम है और जो भी आपके क्या है, बोलो गेन्स हैं। अगर बात समझ में आ गई है तो बोलिए यस सर, समझ में आ गई है बात। तो अगर हम बात करें इस नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करें तो इनको हमें करना पड़ेगा क्या, डेबिट। बोलो जल्दी से। और अगर हम बात करें इनकम और गेन्स, अगर मुझे कहीं दिखा दिया गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये रूल जो है, रूल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं फिर से आप सभी को उसी चार्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं कि अगर दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन है तो सर उस ट्रांजैक्शन को किसके फॉर्म में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बताइए, हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा या तो डेबिट के फॉर्म में या तो क्रेडिट के फॉर्म में। बोलो जल्दी से, हाँ है ना, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों के जो रूल्स है ना, रूल्स वो जानना बड़ा ही ज़रूरी है। इस वजह से मैं आप सभी लोगों को अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन के साथ मैं आप सभी लोगों को रूल्स भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पे, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन से कुछ अच्छे से एग्जांपल्स को लेते हुए मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से नॉमिनल अकाउंट का अगर कोई ट्रांजैक्शन दिख जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको लिख पाते हैं। चलिए अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, वो मैंने लिखा कि पेड सैलरी,
पेड सैलरी इन कैश ₹10,000। एक कोई बिजनेस था, बिजनेस ने क्या किया, 10,000 रुपये किसी एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपये की सैलरी दी है। अगर एक बात बताओ, जो सैलरी होती है एक बिजनेस के लिए क्या होता है, आप बोलो जल्दी से। सर सैलरी जो होती है बिजनेस के लिए खर्चा होता है। क्या होता है, बोलो जल्दी से। खर्चा होता है, घाटा नहीं होता। घाटा जब होता है जब हमने कोई चीज़ दिया, उस चीज़ से हमें कोई कुछ मिला नहीं, तो वो घाटा होता है। मगर हम बात करें सैलरी क्या है, हमने उससे काम कराया है, तो वो हमारा खर्चा होगा। अब एक बात बताओ, ये जो एक्सपेंस होता है, ये रूल क्या कहता है, ये बोलता है भाई कि जितने भी मेरे एक्सपेंस हैं उनको क्या कर दो, बोलो डेबिट कर दो, और अगर कोई हमारा इनकम और गेन्स हुआ है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो एक बात बताओ मुझे, इस ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए आप सभी के दिमाग में एक छोटा सा प्यारा सा आंसर आ ही गया होगा कि चूंकि ये सैलरी है तो सैलरी को इस तरीके से उठाया हमने और लिखा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बोलो जल्दी से, एक एरो दिया और मैंने लिख दिया सर सैलरी जो होगी यहाँ पे डेबिट होगा। बिल्कुल सही बात है। मगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश मेरी क्या है, बोलो जल्दी से, एसेट्स है। बोलो जल्दी से, कैश मेरी क्या है, एसेट्स है। अरे सर बिल्कुल एसेट्स है। अच्छा ये जो एसेट्स जो है वो कहाँ लाई करता है, सर एसेट्स जो होती है वो रियल अकाउंट में लाई करती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर जो अगर एसेट्स रियल अकाउंट में लाई करती है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, सर रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट जो होती है उसको कर दो जो हमारे पास आए, और क्रेडिट उसको कर दो जो हमारे पास से जाए। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। सर मगर एक बात बताइए, हमारे पास ये जो कैश है वो क्या हो रही है, बोलो कैश हमारे पास से जा रही है, तो क्रेडिट क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो जल्दी से, गोज करना पड़ेगा। अब सॉरी, अगर कैश हमारे पास से जा रही है तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि कैश को हमें क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, क्रेडिट करेंगे। तो आपके दिमाग में एक तुरंत बात आएगी, अरे सर ये क्या कर दिया आपने। हमने बोला भाई क्या, तो आपने बोला सर एक बात बताओ, यहाँ पे जो डेबिट वाला है, ये जो डेबिट आपने किया वो तो नॉमिनल अकाउंट का बंदा है, और ये जो कैश है वो जो वो किया वो आपका रियल अकाउंट का है। बिल्कुल सही कहा भैया मैंने, आपने, ठीक है, आपने पहचान लिया कि सर ये जो कैश है वो रियल अकाउंट से आया है और जो सैलरी है वो आपके नॉमिनल अकाउंट से आया है। जी बिल्कुल, जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे फ्लो में आंसर भी बता दिया आपको कि आइडेंटिफाई करने के लिए भी आएगा कि दोनों में से जो दोनों जो चीज़ें हैं वो रियल का है या नॉमिनल का है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, काफ़ी ट्रिकी अप्रोच से बता रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये जो सैलरी है वो आपका डेबिट होगा और कैश जो है वो आपका क्या होगा, बोलो जल्दी से, क्रेडिट होगा। जरा सा भी दिक्कत है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताइए, फिर मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगर हम डिस्कस करें आगे, तो सैलरी जो हुआ हमारा ये डेबिट हुआ और कैश जो हुआ हमारा क्या हुआ, बोलो जल्दी से, क्रेडिट हुआ। अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आप कभी ये मत सोचना कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन है तो वो पूरा का पूरा जो फुल है वो हमारा रियल का ही होगा या नॉमिनल का ही होगा या पर्सनल का होगा। ये अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि सर चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें रियल, नॉमिनल, पर्सनल कुछ भी आ सकता है। ये ध्यान रखना। आपको अगर समझ है, आपकी अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सभी को पता लग रहा होगा कि कौन सी चीज रियल होनी चाहिए, कौन सी चीजें नॉमिनल होना चाहिए। आपके एग्जाम में सवाल पूछने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल यही होगा। एक छोटा सा, एक प्यारा सा ट्रांजेक्शन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजें डेबिट होगी, कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो दोनों अकाउंट है वो किस अकाउंट का नेचर है, वो रियल अकाउंट का नेचर है या नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर आप सभी लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, ज़रा सा भी परेशानी नहीं आएगी। मगर अगर आप लोगों को ज़रा सा भी दिक्कत आएगी किसमें, जब आपको रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आपको पता नहीं होगा तो चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। मैं रफ करता हूँ इस चीज़ को। एक और छोटे से बेहतरीन से एग्जाम्पल को देखते हुए हम लोग आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल सिखाएंगे, जिससे कि आपको नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस नॉमिनल अकाउंट में मैंने एक जो दूसरा जो ट्रांजैक्शन लिखा, मैंने लिखा कि परचेज ऑफ, या मैंने लिखा पेड, सॉरी
दूसरा लिखा मैंने पेड रेंट ₹50,000, 50,000 रुपये का रेंट इन बाई बैंक, बाई चेक कर दो जल्दी से। मैंने लिखा पेड रेंट ₹50,000 बाई चेक। हमने इस पर्टिकुलर जो बिजनेस जहां है वो रेंटेड बिजनेस है, तो हमने बोला क्या कि उसका रेंट हमने पेमेंट किया बाई चेक के थ्रू। अच्छा, जब भी आपको चेक वर्ड आ जाए तो आप लिखना बेटा क्या, बैंक। क्या लिखोगे मेरे साथ, बोलो जल्दी से, बैंक। बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, रेंट क्या है? रेंट सर मेरा खर्चा है। बोलिए जल्दी से, रेंट क्या है? रेंट सर मेरा खर्चा है, जिसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आप बोलेंगे सर एक्सपेंसेस आपने रूल में लिखा तो हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि एक्सपेंसेस क्या होता है, बताइए। डेबिट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब मैंने रेंट को उठाया और रेंट को इस तरीके से लिखा रेंट, और मैंने लिखा क्या भाई, रेंट को उठा के लिख दिया मैंने डेबिट। बोलो जल्दी से, हाँ है ना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कैश में पेमेंट किया होता तो मैंने कैश लिख के क्रेडिट कर देना था। क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास से चीजें जा रही हैं और इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत वो कैश क्रेडिट हो जाता। मगर आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, चूंकि ये चेक है, चेक मतलब क्या, आपके बैंक से पैसा जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी तो आपकी एसेट्स है, नहीं है? आपके जो बैंक में जो 10 लाख, 10 करोड़, 1 लाख जो पड़ा हुआ है वो आपकी एसेट्स है, नहीं है? सर बोलेंगे बिल्कुल मेरी एसेट्स है। मैंने बोला कैसे भाई? उस चीज पे जो मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो उस चीज पे मेरा अधिकार है। जी बिल्कुल अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे ये जो बैंक वर्ड लिखा है, आपने जो वर्ड लिखा है बैंक, वो आपकी एसेट्स है। और एसेट्स रियल अकाउंट में लाई करता है, और रियल अकाउंट ये कहता है कि अगर एसेट्स आ रही है तो डेबिट और जा रही है तो क्रेडिट। तो बैंक लिखा हमने और यहाँ पे लिख दिया क्या, बताइए जल्दी से, क्रेडिट लिख दिया। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए जल्दी से हाँ या ना। तो जो रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, और वो कौन से अकाउंट का नेचर है, जल्दी से बताओ। अगर हम अकाउंट की बात करें तो वो हमारे नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। जल्दी से बताइए कौन से अकाउंट का नेचर है, बताओ। नॉमिनल का नेचर है। और जो बैंक है वो हमारी एसेट्स है, और वो हमारी रियल अकाउंट का नेचर है। अरे बोलो हाँ है ना? अकाउंट को हमने A+C से डिनोट किया है। ज़रा सा भी दिक्कत है तो मुझे बताइए सर, प्रॉब्लम है। ये हमारे पास सेकेंड और काफ़ी बेहतरीन ट्रांजेक्शन था। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको नॉमिनल अकाउंट भी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको रफ करना चाहता हूँ। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। तीसरा जो एग्जाम्पल है मैंने लिखा तीसरा कि रिसीव, या लिखा मैंने रेंट रिसीव या रेंट का मैंने एग्जाम्पल ले लिया था। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूं, कमीशन लिखता हूं। कमीशन रिसीव्ड, एक बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया ₹1 लाख इन कैश में कमीशन रिसीव किया। अरे बिल्कुल वाह, क्या बात है। अगर कमीशन जो रिसीव किया है तो कमीशन जो है, एक बात बताओ वो क्या है? आप बोलेंगे सर कमीशन मेरी इनकम है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी कमीशन इनकम है तो आप मुझे बताइए कि कैश क्या है? सर कैश मेरी एसेट्स है। कैश क्या है, बोलो जल्दी से, कैश मेरी एसेट्स है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम कौन सा अकाउंट का नेचर हुआ? सर इनकम में इस वाले में हमें नॉमिनल अकाउंट लगेगा, और इस वाले में क्या लगेगा, बोलो जल्दी से, रियल अकाउंट लगेगा। तो जल्दी से बताइए, आप सभी को यहाँ पे समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ें क्रेडिट होगी। होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कमीशन रिसीव्ड की, तो कमीशन रिसीव्ड में जो कमीशन है मेरी वो इनकम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश हमारे पास आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगता है। भाई कैश में क्या लगता है, बोलो जल्दी से, हमारा रियल अकाउंट का नेचर है, और उसमें हमें बेसिकली डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है 1 लाख रुपए। तो कैश लिखा हमने और यहाँ लिख दिया क्या, बोलो जल्दी से, डेबिट। और फिर हमने लिखा क्या, कमीशन रिसीव्ड, ये मेरी इनकम है, तो कमीशन रिसीव्ड जो है
वो मेरी इनकम है और इनकम को मैं यहाँ से क्रेडिट करता हूँ। आप सभी को पता है। और कमीशन रिसिप्ट को मैंने क्या कर दिया, बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ज़रा सा भी दिक्कत है तो मुझे बताइए सर दिक्कत है, जिससे कि मैं आप सभी को और अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। होपफुली जो इम्पर्सनल अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया, इम्पर्सनल अकाउंट भी समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा मैं इम्पर्सनल अकाउंट का एक एग्जांपल लूंगा जिससे कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, मैंने लिखा यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं हम लोग। एक और लिखता हूं मैं, जो 4th नंबर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मैंने लिखा कि रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड लिखा मैंने यहाँ पे, रेंट रिसीव्ड ₹50,000 बाई चेक। हमने चेक के थ्रू हमने रेंट रिसीव किया है और कितना रिसीव किया बताइए, 50,000। तो हो गया घंटा। तो अगर हम बात करें रेंट रिसीव्ड ₹50,000 बाय चेक, तो अगर हम बात करें रेंट रिसीव जो है वो मेरी क्या है, बोलो जल्दी से मेरे साथ। रेंट रिसीव्ड सर मेरी इनकम है, बिल्कुल सही बात है। और अगर एक बात बताओ, जो चेक जो हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो मेरी एसेट्स है। और एसेट्स कौन से अकाउंट का नेचर है बताइए, रियल अकाउंट का नेचर है। और रियल अकाउंट क्या कहता है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आप जल्दी से पकड़ लो क्या, कि क्या क्रेडिट, क्या कैसे भाई, क्रेडिट से ही पता लगा क्या कि हमारे पास चीजें जा रही हैं, बिल्कुल सही बात है। सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनकम है तो इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या हमने लिखा था क्या, कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि क्रेडिट उन सबको कर दो जो चीज हमारे पास से जा रही हो। तो एक बात बताओ, मेरे पास पैसा आ रहा है, वो भी बैंक में पैसा आ रहा है। सो अगर बैंक में पैसा आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट नहीं डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि अगर चेक के थ्रू अगर पैसा आ रहा है तो रियल अकाउंट में हमारे पास डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास जो बैंक है, बैंक को हमें क्या करना पड़ेगा बताइए जल्दी से, बैंक को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और हमारे पास जो रेंट रिसीव मेरी इनकम है, रेंट जो रिसीव जो मेरी इनकम है वो नॉमिनल अकाउंट के तहत हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर हम इसके अकाउंट टाइप की बात करें तो अकाउंट जो टाइप है, फर्स्ट जो है वो हमारा रियल अकाउंट का टाइप है, और जो सेकंड है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है किसका टाइप बताओ, नॉमिनल अकाउंट का टाइप है। होपफुली ये जो अकाउंट टाइप है और जो ट्रांजेक्शन है आप लोगों ने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से देख लिया होगा, और आपको पता भी लग गया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। मैंने आप सभी लोगों को आज की क्लास में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट डिस्कस किया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि मैंने आज की क्लास में आपको इम्पर्सनल अकाउंट काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मगर मैं आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोगों को अगर कोई ज़रा सा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि मैं उस डाउट का बिल्कुल प्रॉपर रिप्लाई दे सकूं और आपकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो कि इस बेस रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पे मैं बना सकूं। आपका एक ज़रूर डाउट हो रहा होगा कि सर ये जो पर्सनल अकाउंट है वो तो छूट गया, बिल्कुल छूट गया। हम इसको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस पे हम लोग कवर करेंगे। और आज का तो एक बहुत छोटा सा डेमो मैंने आप सभी लोगों को दिया है कि इस तरीके से हम अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ कंप्लीट क्लास को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग किस तरीके से स्टडी करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बताया है। और मुझे लगता भी होगा, आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस वाली क्लास में। तो जो बैच का जो लिंक है वो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। बिल्कुल होली के स्पेशल ऑफर के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है कि 3,000 का बैच ओनली 2,000 रुपये में मिल रहा है, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट वाली बात है। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस यूपीएससी पीएफओ बैच 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी
बेहतरीन तरीके से अगर स्टडी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें और हम एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम इस चीज़ को स्टार्ट कर सके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग मी। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से खेलें, सेफ होली मनाएं और जो वायरस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उससे बच भी सके। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।